मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी, कैटाबॉलिक रिएक्शंस, एनाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। आज हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के अकॉर्डिंग है, अंतर्गत आता है। अब देखिए, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जंतु। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषण की क्रिया बहुत अलग होती है। कैसे? देखिए, एक एग्जाम्पल लिया गया है एक कोशिकीय जंतु का, अमीबा। तो अमीबा में भोजन कूटपाद द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसमें मुख नहीं होता, अतः यह शरीर की सतह द्वारा भोजन कणों को ग्रहण करते हैं। यहाँ यह भोज्य कणों के चारों ओर एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। इस रिक्तिका में एंजाइम द्वारा भोजन सरल तत्वों में टूटता है, जो कि जीव द्रव्य द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। देखिए, क्या होता है कि अमीबा जो होता है उसमें कूटपाद पाए जाते हैं। ये जो उभार आप देख रहे हैं, ये कूटपाद कहलाते हैं। कूटपाद का मतलब ये होता है इसकी निश्चित संरचना नहीं होती, फॉल्स लैग कह सकते हैं। कूटपाद मतलब फॉल्स लैग, मतलब ये बनते और बिगड़ते रहते हैं। कभी इस जगह पे हैं, थोड़ी देर बाद दूसरी जगह पे बन जाएंगे। तो जैसे ही फूड पार्टिकल इन कूटपाद के संपर्क में आता है, कूटपाद जो होते हैं स्यूडोपोडिया बोलते हैं इन्हें, स्यूडोपोडिया इन्हें कवर्ड कर लेते हैं फूड पार्टिकल को, और फूड वैक्यूल जो होती है उसके कांटेक्ट में ये आ जाता है। फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल के कांटेक्ट में आ जाता है, और ये जो भी फूड पार्टिकल होता है वो सरल तत्वों में टूट जाता है, और जो अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्म है उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसे एब्जॉर्प्शन या एजिमिलेशन की प्रोसेस कहते हैं। और जो बचा हुआ भोज्य पदार्थ होता है, कुछ ऐसा भी होता है जो पच नहीं पाता है या जिसका जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो उसको क्या करते हैं, शरीर की सतह द्वारा ही एग्जिट कर दिया जाता है। मतलब जो भी फूड बचा है या जो वेस्ट है वो उसे बाहर कर दिया जाता है। अब देखिए, ह्यूमन में पाचन क्रिया किस प्रकार की होती है। तो ह्यूमन में पाचन क्रिया पाचन तंत्र के द्वारा और पाचन ग्रंथियों के द्वारा होती है। तो पाचन तंत्र के अंतर्गत एक आहार नाल आती है और पाचक ग्रंथियाँ आती हैं। तो जो आहार नाल होती है वो लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है, और इसके बहुत कुछ भाग जो होते हैं वो निम्नलिखित हैं। देखिए कौन कौन से हैं। एक मुख एवं मुख गुहिका, माउथ और बकल कैविटी, ग्रसनी या फेरिंग्स, ग्रास नली ईसोफेगस, फोर्थ आमाशय स्टमक, फिफ्थ छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, और सिक्स बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। अब पहला पार्ट है मुख एवं मुख गुहिका। तो मुख गुहा में खुलता है। इसमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, और टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। तो 4 प्रकार के वो दांत कौन कौन से होते हैं मैंने आपकी PDF नोट्स में मेंशन कर दिया है सब, तो जब आपको PDF मिले उसमें देख लीजिएगा। मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। तो 4 प्रकार के कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक, ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कैनाइन्स रदनक को बोलते हैं, कृंतक इंसीजर्स, अग्रचर्वणक प्रीमोलर्स, और चर्वणक मोलर को बोलते हैं। अब देखिए, इसके भाग हैं। सबसे पहला भाग है मुख गुहा, फिर उसके नीचे वाला भाग ग्रसिका, ग्रसिका वाला भाग ईसोफेगस यानी ग्रास नली में खुलता है, ग्रास नली स्टमक में खुलती है। इससे जुड़ा हुआ भाग एक अग्नाशय होता है, ये देख लीजिए, ये अग्नाशय जुड़ा हुआ है। तो ये, और दूसरी जगह से ये भाग जो है आमाशय वाला भाग, वो कहाँ खुलता है, छोटी आंत में, क्षुद्र आंत्र बोलते हैं इसे, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी आंत में खुलती है। और बड़ी आंत से जुड़ी हुई एक क्रमीरूप परिशेषिका होती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसका जो पूर्व जंतु थे उनमें यूज़ होता था, अब नहीं होता, इसीलिए ये अवशेषी अंग के रूप में रह गई है। अब इससे जुड़ा हुआ जो लीवर होता है, वो लीवर जो है वो पित्ताशय से जुड़ा रहता है। तो पित्ताशय, जो लीवर में पित्तरस बनता है, वो पित्त वाहिनी द्वारा पित्ताशय में एकत्रित हो जाता है, और जब इसकी ज़रूरत होती है पाचन में, तो ये कहाँ खुल जाता है, छोटी आंत में। ये पित्ताशय पित्तरस को स्टोर करता है। अब देखिए, दूसरा भाग है ग्रसनी। ग्रसनी में निगल द्वार के आसपास 2 टॉन्सिल्स होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा। तो जो गले में हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, 2 इधर उधर गोल संरचना होती है, उसे टॉन्सिल्स बोलते हैं। अगला भाग है ग्रास नली। ग्रास नली की दीवार में श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिससे श्रावित श्लेष्म से भोजन फिसलता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है। देखिए, श्लेष्म ग्रंथियाँ जो होती हैं वो श्लेष्म को श्रावित करती हैं। श्लेष्म क्या चीज़ है, एक चिकना पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, ये जो क्या करता है, वहाँ जहाँ भी श्लेष्म श्रावित होता है तो वहाँ पे
नमी बनी रहती है। ठीक है, तो आमाशय में पहुंच जाता है, और जैसे ही आमाशय में पहुंच जाता है तो वहाँ पे आमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो कि क्या करती हैं, जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। अब जठर रस में क्या क्या होता है, HCl, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, ये सब हेल्प करते हैं किसमें, भोजन के पाचन में। HCl जीवाणुओं को मारता है, और पेप्सिन रेनिन को सक्रिय अवस्था में, ये सक्रिय अवस्था में नहीं होते, जब भोजन आता है तब सक्रिय अवस्था में HCl इनको बदलता है, और लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है। अगला है छोटी आंत में पित्त वाहिनी द्वारा पित्तरस तथा अग्नाशय रस आकर भोजन की भोजन की जो लुगदी बन जाती है उसे काइम बोलते हैं, काइम में बदल देता है। और जब ये आमाशय का अगला भाग कौन सा है, छोटी आंत, जब छोटी आंत में भोजन आता है तो इसका पाचन किया जाता है। मोस्टली पाचन छोटी आंत में ही होता है। उसके बाद बड़ी आंत में पचे भोजन का अवशोषण होता है। जितना भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, पाचन क्रिया हो जाती है छोटी आंत में, उसके बाद जो अवशोषण की प्रोसेस होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है या बड़ी आंत में होती है। अब देखिए पोषण की 5 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी, अंतर्ग्रहण, इंजेशन, पाचन, डाइजेशन, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण, एजिमिलेशन और बहिक्षेपण या इजेशन, ये 5 अवस्थाएं हैं। अंतर्ग्रहण मतलब मुख में भोजन को रखना, ग्रहण करना भोजन। दूसरा है पाचन, तो जितना भी फूड मटेरियल हम लेते हैं उनसे पोषक तत्वों की प्राप्ति पाचन या डाइजेशन कहलाती है। थर्ड अवशोषण, जब भोजन का पाचन हो जाता है तो रक्त की केशिकाओं द्वारा सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं बड़ी आंत में रसांकुर पाए जाते हैं, तो उनमें केशिकाएं, रक्त केशिकाएं होती हैं जो कि कहाँ, ऊतकों तक जाती हैं, सारे अंगों के ऊतकों तक जाती हैं। तो वहाँ पर जो जाने की क्रिया है वो अवशोषण कहलाती है। फिर वहाँ जाकर जितनी भी ऊतक में कोशिकाएं होती हैं उनके साइटोप्लाज्म में जब पोषक तत्व मिल जाते हैं तो उस क्रिया को कहलाती है स्वांगीकरण या एजिमिलेशन। और जो अपचित भोजन होता है, जो भोजन पच नहीं पाता है, उसे इजेशन, तो वो मानव के गुदा द्वारा क्या कर दिया, शरीर से बाहर कर दिया जाता है, उस क्रिया को कहते हैं वैक्षेपण या इजेशन। अब पाचन क्रिया के 2 भाग होते हैं, कौन सा, एक यांत्रिक पाचन और एक रासायनिक पाचन। तो यांत्रिक पाचन में भोजन को चबाना, उसकी लुगदी बनाना, क्रमाकुंचन गति द्वारा भोजन को आगे खिसकाना, यह सब सम्मिलित होता है। क्रमाकुंचन गति क्या होती है, फैलने सिकुड़ने की क्रिया। आहार नाल जब भोजन आता है तो वो एक्टिव हो जाती है और सिकुड़ती फैलती रहती है, तो जिससे भोजन आगे की ओर बढ़ता जाता है, तो इस क्रिया को कहते हैं क्रमाकुंचन गति। तो ये सब यांत्रिक पाचन के अंतर्गत आता है। फिर रासायनिक पाचन। अब रासायनिक पाचन में क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स उस भोजन को तोड़ते हैं जटिल तत्वों से सरल तत्वों में, तो ये क्रिया सब किसके अंतर्गत आती है, रासायनिक पाचन के अंतर्गत। तो सबसे पहले जब हमने भोजन मुंह में रखा, मुख गुहिका में गया, तो सबसे पहले लार में टाइलिन एंजाइम होता है जो भोजन के मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है, मतलब तोड़ देता है, माल्टोज में तोड़ देता है। उसके बाद ये जो लार ग्रंथियाँ होती हैं इन्हें लाला ग्रंथियाँ भी बोलते हैं। एनसीईआरटी की बुक में आपको लाला ग्रंथियाँ नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो लार ग्रंथियों को ही लाला ग्रंथियाँ भी बोलते हैं। उसके बाद अगला भाग ग्रास नली में पाचन। तो ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता, जबकि वो भोजन आगे की ओर जाता है, कहाँ तक, जो अगला भाग है उसका स्टमक, वहाँ तक। तो वहाँ पे जो स्टार्ट हुआ था भोजन मंड का, मतलब पाचन मंड का मुख में जो स्टार्ट हुआ था वो ही चलता रहता है जब तक कि भोजन ग्रास नली से होता हुआ कहाँ तक हो जाता है, स्टमक तक। उसके बाद स्टमक मतलब आमाशय में पाचन। उसके बाद आमाशय में पाचन, तो आमाशय में मैंने आपको बताया कि HCl, पेप्सिन, रेनिन जो होता है वो क्रिया करता है। तो HCl पेप्सिन और रेनिन को सक्रिय करता है और जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है जो कि पॉलीपेप्टाइड में प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। और जो रेनिन होता है, रेनिन एंजाइम क्या करता है, दूध जो हम ग्रहण करते हैं तो दूध की प्रोटीन होती है केसीन प्रोटीन, तो केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसीनेट में बदल देता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो मोस्टली दूध पीते हैं, उससे दूध क्या होता है, दही में बदल जाता है। जब वो एकदम डकार लेते हैं या एकदम से, तो वो दूध जो होता है वो बाहर आ जाता है दही की फॉर्म में, जैसे लगता है दही। तो वो, और बच्चों में रेनिन जो एंजाइम होता है वो बनता भी ज़्यादा है,
क्योंकि वो केवल किसका सेवन करते हैं, दूध का सेवन करते हैं। तो रेनिन क्या करता है, दूध की प्रोटीन केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। और जो बचा लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, वसा और ग्लिसरॉल में वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ये देखिए वही लिखा हुआ है जो अभी बताया मैंने आपको टाइलिन एंजाइम के बारे में। फिर गैस्ट्रिक जूस जो जठर रस पाया जाता है उसमें HCl, पेप्सिन, रेनिन जो कि पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। और लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये पता ही है। फिर उसके बाद जब छोटी आंत में जाता है तो वहाँ पे अग्नाशय और पित्तरस ये सब मिलकर जो बाकी भोजन जो बचा हुआ होता है, जो आंशिक पाचन हुआ था अब तक, कहाँ तक, जठर रस, मतलब जठर रस के द्वारा या आमाशय में आंशिक पाचन होता है। उसके बाद पूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में जैसे ही भोजन आता है तो वहाँ पे पित्त रस और अग्नाशय रस और आंतरीय रस यानी इंटेस्टाइनल जूस ये सब मिलकर जो बचा हुआ भोजन का पाचन होता है वो सब करते हैं। छोटी आंत में पाचन देखिए, छोटी आंत में इसमें पित्तरस वसा का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण का मतलब होता है जो एक ऐसा मिक्सचर जो आसानी से मिक्स नहीं होता, यानी जैसे हम अगर फैट को वाटर में मिलाएं तो क्या होगा, वो आसानी से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से जो पित्तरस होता है वो इनको हेल्प करता है एक मिक्सचर बनाने में, फैट को मिक्स करने में। इसमें पित्तवर्णक, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन ये पित्तवर्णक होते हैं और अग्नाशय रस मिलकर ये सब क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। तो इसमें जो ट्रिप्सिन प्रोटीन होती है, ये जो अग्नाशय रस, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियास से आता है, मतलब पेनक्रियाटिक जूस एंजाइम स्रावित होते हैं। तो उनमें से ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है। ये सब एंजाइम्स हैं, तो ये सब पाचन करते हैं। फिर उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में क्या होता है, अवशोषण का काम होता है। जैसे मैंने अभी बता चुकी हूँ मैं आपको, यहाँ पे क्या होता है, अवशोषण होता है। किसके द्वारा, रसांकुरों के द्वारा। माइक्रोविल्लाई पाए जाते हैं, उसमें रक्त की केशिकाएँ होती हैं और माइक्रोविल्लाई का काम ये होता है कि अवशोषण सतह को बढ़ाना, मतलब भोजन में जो भी पोषक तत्व हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी में जा सकें, पूरी बॉडी। तो जो रक्त की केशिकाएँ होती वो पूरी मतलब भोजन के पोषक तत्वों को लेकर ऊतकों अंगों में, फिर ऊतकों में जाती है और ऊतकों से जब ये मतलब पोषक तत्व जो होते हैं वो अंगों में जाते हैं, ऊतकों तक जाते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अवशोषण। उसके बाद जब कोशिका तक पहुंच गया तो कोशिका के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जब वो पोषक तत्व मिल जाते हैं उस क्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। और जो अपचित भोजन होता है वो एनस द्वारा, मानव गुदा द्वार द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से पोषण जो क्रिया होती है वो इन 5 स्टेप्स में पूरी होती है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए